A thin ring of radius r contains a thin film of surface tension T। कुछ बुक्स में सरफेस टेंशन को एस लिखते हैं, मैं टी लिखता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर कोई एक रिंग है और रिंग में एक फिल्म है और वो फिल्म क्या कर रहा है कि एक फ्री सरफेस बनाया है, ऐसे ही सरफेस छोटा होने की कोशिश कर रहा है, जैसे मान लो कि रिंग को अगर हम चारों तरफ से खींच के बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हर एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को खींचेगा, रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा। अब ये छोटा करने की कोशिश कर रहा है तो इसमें कंप्रेशन फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे। तो हमें क्या करना है, फाइंड द कंप्रेसिव फोर्स, produced in the material of ring का मटेरियल में क्या कंप्रेसिव फोर्स बनेगा और रिंग। समझ में आ रहा है, रिंग को छोटा करने की कोशिश कर रहा है। चलिए अब ये जो सरफेस टेंशन फोर्स के कारण रिंग के अंदर जो फिल्म है वो हर जगह से इसको इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, हर कोई इसको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज बाय प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन दिस फिल्म इज ट्राइंग टू कंट्रैक्ट। तो क्या कंप्रेसिव फोर्स प्रोड्यूस होगा, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ हाफ पार्ट ऑफ रिंग, रिंग का आधा पार्ट का अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो क्या होगा। सपोज आई कंसिडर दिस इज द हाफ पार्ट ऑफ द रिंग, ठीक है, दिस इज व्हाट द फिल्म कट, ठीक है। अब देखो तो ये वाला पार्ट अभी जो हाफ पार्ट वाला रिंग है इसका इक्विलिब्रियम अगर देखेंगे, दूसरा हाफ पार्ट ऐसा ही है बगल में, और दूसरा हाफ पार्ट हम देखेंगे इसके ऊपर क्या क्या एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है। अब यहाँ पे जो रिंग का दूसरा हिस्सा है वो उसको पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है, पुश कर रहा है, क्योंकि ये तो छोटा होने की कोशिश कर रहा है ना। सो दैट इज व्हाट इज द कंप्रेसिव फोर्स। यहाँ पर अगर F हुआ तो यहाँ पर भी F होगा। अच्छा, रिंग का जो दूसरा फिल्म था ये वाला, ये फिल्म इसको खींचने की कोशिश कर रहा है। अगर हम कहेंगे कि ये रेडियस r है, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ हो गया 2r लेंथ को खींच रहा है, कितना फोर्स में, you will say T into 2r। But how many free surfaces are there? There are two free surfaces, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, पीछे वाला। Each free surface will pull it with a force T into length, लेंथ कितना है 2r, तो पीछे वाला फ्री सरफेस भी खींच रहा है, क्या फोर्स में, T into 2r। तो ये फिल्म को दो फोर्स उधर खींच रहे हैं और रिंग को दो फोर्स इधर धकेल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, एट इक्विलिब्रियम सिग्मा fx is equal to 0 will give you f plus f 2f, that is equal, उधर को कितना है 2tr plus 2tr 4tr, तो f कितना हो गया, it is coming out to be 2tr। तो हम कहेंगे कि the surface tension force, sorry, the compression force produced in the material of ring is equal to 2tr। समझ में आ गया। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अभी ये क्वेश्चन भी आईआईटी में आया था,
ये तो आया था, ये वाला भी आया था, देख लो, लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप समझ लोगे। सपोज हियर इज ए पॉट कंटेनिंग वाटर, इसमें पानी भरा हुआ है, दिस इज नॉट ए फिल्म, दिस इज ए पॉट कंटेनिंग वाटर। और मान लो कि इसके नीचे छोटा सा छेदा है, समझाने के लिए मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, छोटा सा छेदा है, स्मॉल होल। अगर बड़ा होल कर देंगे वाटर विल लीक, लेकिन छोटा होल कर देंगे तो व्हाट विल फाइंड, वाटर ड्रॉप्स, ड्रॉप ड्रॉप करके पानी गिर रहा है। बड़ा होल कर देंगे, ए जेट ऑफ वाटर विल फॉल, व्हेन यू मेक ए स्मॉल होल, ड्रॉप ड्रॉप करके वाटर गिरेगा, फिर से वाटर इज ड्रिपिंग। हमें पता ये करना है कि अगर ये होल का रेडियस हमें दिया हुआ है, पानी का सरफेस टेंशन दिया हुआ है, हर एक ड्रॉप का मास कितना होगा, ठीक है, जो लिखते हैं। ए वाटर टैंक contains or has a small hole at bottom, radius of hole is r, होल का रेडियस r है, ठीक है, radius of hole is r. If surface tension is T and surface tension is T and angle of contact is 0, find mass of each drop falling out of it, falling out, जो ड्रॉप ड्रॉप करके मास गिर रहा है, हर एक ड्रॉप का मास कितना होगा। देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन सॉल्यूशन छोटे छोटे हैं। थोड़ा आपको जूम करके माइक्रोस्कोपिक व्यू देखना है। ये हो गया कोई टैंक, ठीक है, टैंक का भी अपना कुछ थिकनेस होगा, ये टैंक का मटेरियल का कुछ थिकनेस है, इसमें एक होल है, मतलब ऐसा एक होल है, दैट मीन द होल इज लुकिंग लाइक ए सिलेंडर, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अब सोचता हूं कि यहाँ पर कोई एक होल है, ठीक है, अब मैं सिलिंड्रिकल पार्ट को दिखा रहा हूँ, टैंक कैसा ऐसा है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ से पानी गिरेगा तो ये जो फ्री सरफेस यहाँ पर था वो एयर के साथ कांटेक्ट में था नीचे से, तो वो पर्दा जैसे काम करेगा, स्क्रीन जैसे काम करेगा, जैसे ये होल से धीरे धीरे पानी उसके ऊपर आएगा, वो फूलने लगेगा, और पानी आएगा, और फूलेगा, और पानी आएगा, और फूलेगा, लेकिन कोई एक बबल जब गिरा नहीं है, झूल रहा है, जब झूल रहा है ये ड्रॉप ऑफ लिक्विड, चलो देखते हैं कैसे दिख रहा है, ये ड्रॉप ऑफ लिक्विड अभी झूल रहा है ऐसे, है ना, इसमें अभी पानी भरा हुआ है, गिरता क्यों नहीं है ये, क्योंकि ये वाला हिस्सा इसका, ये वाला हिस्सा टैंक का होल के साथ कनेक्टेड है, तो हर जगह फोर्स इसके ऊपर आ रहा होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स आ रहा होगा, और ये बैग बन गया है, बैग में पानी भर रहा है धीरे धीरे और मास बढ़ रहा है, तो इसका वेट mg है। अगर हम कहेंगे कि ये लेंथ, ये रेडियस, होल का रेडियस r है, तो ये सरफेस टेंशन फोर्स कितना होगा, कितना लेंथ पे ये फोर्स आ रहा है, 2 पाई r लेंथ में फोर्स कितना आएगा, 2 पाई rt। हाउ मेनी फ्री सरफेसेस आर देयर, अरे ये तो लिक्विड ड्रॉप है, अंदर पानी भरा हुआ है, सिर्फ बाहर वाला तो फ्री सरफेस है, तो सरफेस टेंशन फोर्स हो गया 2 पाई r इंटू टी। अगर ये ड्रॉप ऑफ लिक्विड नहीं होता, कोई बबल होता, तो अंदर वाले भी फ्री सरफेस काम में आ जाते, लेकिन इसके अंदर तभी पानी भरा हुआ है, तो ये फोर्स फिक्स्ड है,
ये पानी भरता गया, वेट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, एक समय आएगा जब ये वेट को ये फोर्स और संभाल नहीं पाएगा तो वो यहां से टूटेगा। आप बोलोगे सर ये कहां गया, ये थीटा इज इक्वल टू 0, इसीलिए तो ये डायग्राम ऐसा है, इसीलिए तो डायग्राम ऐसा है। अगर ये होल ऐसा है तो ये डायग्राम भी उसके साथ 0 एंगल करके ऐसे गया है। द ड्रॉप इज लाइक दिस। अगर 0 एंगल नहीं होता तो ये ऐसा कुछ टेढ़ा हो जाता, ऐसा कुछ टेढ़ा हो जाता। इन दैट केस आपको ये एंगल को अकाउंट में लेना पड़ता। अभी 0 एंगल दिया है, मतलब ये सरफेस इसके साथ लिंक कर रहा है, पैरेलल जा रहा है। यहाँ पर ये फ्री सरफेस ए से आया, यहाँ पर ये फ्री सरफेस ए से आया, 0 एंगल कर रहा है। समझ में आया? तो आप क्या कहोगे, जस्ट बिफोर the drop falls when mg exceeds the surface tension force, that means mg is equal to 2 pi RT। देखो बड़ा तगड़ा है, स्कूल वाले कभी नहीं पूछेंगे, स्कूल वाले कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन एक दो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाद में बताने की मौका कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसलिए ऐसे बता दे रहे। IIT JEE में आ चुका है 2 पाई RT mg इज इक्वल टू 2 पाई RT। तो फिर मास ऑफ हर एक ड्रॉप क्या हो जाएगा, मास विल बी 2 पाई RT बाय G। दिस विल बी मास ऑफ ईच ड्रॉप। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बड़े बड़े हैं लेकिन सॉल्यूशन छोटे छोटे हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, जो फ्री सरफेस है उसके पास भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। कैसे पता चला? किसी एक स्ट्रेच्ड स्प्रिंग के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी कैसे पता चला? जब वो स्ट्रेच्ड स्प्रिंग को छोड़ देते थे, स्प्रिंग को, वो ऑटोमेटिकली खींचे आ जाता था। कोई ब्लॉक को कोई स्प्रिंग के साथ लगा के खींच के रखो, छोड़ देने से वो ब्लॉक को खींच के वापस ला रहा था, मींस वर्क वाज डन बाय द स्प्रिंग। सो व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, पक्का उसमें कुछ एनर्जी स्टोर्ड है ना? अच्छा, तो वैसे ही जब कोई मान लो कि बबल है, कोई बबल ऑफ लिक्विड है, ये फ्री सरफेस है, अगर इसको हम तोड़ देते हैं, हम देखते हैं कि लिक्विड ड्रॉप्स इधर उधर जब करके जाते हैं। उनके पास ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आया, मतलब यहाँ पे होते हुए उनके पास कुछ एनर्जी था। दैट एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स एट द फ्री सरफेस इज कॉल्ड फ्री सरफेस एनर्जी और सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। चलो देखते हैं इसमें, तो क्या लिखेंगे, द एनर्जी associated with the molecules at the free surface due to the surface tension force is called surface पोटेंशियल एनर्जी। हाँ ठीक है, समझ में आ गया, नाम से ही तो ही पता चल रहा है, इतना फैलाने की क्या जरूरत है। ठीक है, फैलाएंगे नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएगा। स्कूल में देखोगे सरफेस पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या क्या होता है ना, T × S होता है, सीधा करके बता देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों हुआ, फिर आपका टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। आप देख लो ना, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है, कितने छोटे छोटे आंसर है, पूरा सोच आता है इसके अंदर, काम चलाने से नहीं बनने वाला। तो हम कहेंगे कि ये सरफेस पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या होगा। कोई भी पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट एनी पोजीशन इज डिफाइंड एज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू पॉइंट ऑफ कंसर्न। ऐसे था, इट वाज वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। हियर सरफेस टेंशन फोर्स इज आल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है ना? तो क्या कहेंगे, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी is defined as
the work done against surface tension force in making a free surface, making a free surface। देखो हरदम डेफिनेशन वही है जो मेन डेफिनेशन हम लोग देखे थे पोटेंशियल एनर्जी का, वही डेफिनेशन है, ठीक है। इट इज द वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन फोर्स इन मेकिंग द फ्री सरफेस, ठीक है। बुक में आपको ये डेफिनेशन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? इट इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ सरफेस टेंशन एंड द फ्री सरफेस, ये मिलेगा आपको बुक में। लेकिन ये कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं मिलेगा। इसके पीछे रीजन क्या है, ये है, ये नहीं मिलेगा। चलो समझते हैं कि कैसे हुआ। सरफेस पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ सरफेस टेंशन इनटू द फ्री सरफेस एरिया। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh क्यों हुआ? बिकॉज द वर्क डन अगेंस्ट mg in moving the body to a height h was mgh, है कि नहीं? एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पर हम करने की कोशिश करें। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रू एन एग्जाम्पल। प्रीवियस क्लास वी हैव सीन एग्जाम्पल लाइक दिस। ये कोई एक बेंट वायर था और यहाँ पर एक दूसरा वायर था कि जो कि मूव कर सकता है, से इसका नाम AB है, से इसका लेंथ L है और AB को मूव कर दिया गया टू ए पॉइंट A dash B dash टू ए न्यू पोजीशन A dash B dash। तो हुआ क्या, यहाँ पर एक फिल्म फॉर्मेशन हो गया। तो ये फिल्म में कितना एनर्जी है? डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है कि इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ फ्री सरफेस एरिया, ठीक है, फ्री सरफेस एरिया एंड सरफेस टेंशन। एंड हाउ इट इज डिफाइंड एज? Defined as and given by are two different things. Defined as means the fundamental definition क्या है? Work done against the surface tension force। चलो देखते हैं, जब इसको हम यहाँ से खींच के यहाँ पर ले रहे थे, what was the work done against the surface tension force? अच्छा, रास्ते में जब ये यहाँ पर था, ये फ्री सरफेस कंट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, ऊपर वाला फ्री सरफेस खींच रहा होगा क्या फोर्स में? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ TL, और उसके पीछे भी तो दूसरा फ्री सरफेस है, वो भी तो खींच रहा होगा क्या फोर्स में? दैट मस्ट बी पुलिंग विथ ए फोर्स T इनटू L। तो क्या फोर्स वापस खींचने की कोशिश कर रहा था? 2TL। तो जब हम इसको यहां से खींच के लेके गए तो आप क्या कहोगे? ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ दी फिल्म आप कहोगे सरफेस टेंशन फोर्स। सरफेस टेंशन फोर्स कितना हुआ? ये TL 2TL। व्हाई? बिकॉज देयर आर टू फ्री सरफेसेस, दो फ्री सरफेस है ना, ध्यान रखना। एवरी फ्री सरफेस pulls every length L to one side by a force F is equal to TL। ये चीज याद रखना, वो वन साइड वाला चीज मिलेगा नहीं हर जगह आपको। बड़ा कंफ्यूजिंग है ये चैप्टर, 2-4 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उसी को करके लोग खुश हो जाते हैं, हाँ मुझे सरफेस टेंशन आ गया। जबकि मुझे मालूम है जेई में जब भी एक क्वेश्चन आता है ना, जो थोड़ा सा फॉर्मूला रट के जाने वाले वो उसको छोड़ के आते हैं और बाकी लोगों को तो आंसर ऐसे ही दिखेगा। तो हम क्या देख रहे हैं? सरफेस टेंशन फोर्स हो गया 2TL, ठीक है। सपोज हम कहेंगे कि इसको मूव कर दिया गया है बाय D। इफ AB इज डिस्प्लेस्ड बाय D, देन वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा? अरे सरफेस टेंशन फोर्स 2TL था, जैसे जैसे हम इसको आगे खींचते हुए लेंगे सरफेस टेंशन फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा?
सरफेस टेंशन फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा? जैसे जैसे हम इसको खींचते हुए आगे ले जाएंगे सरफेस टेंशन फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा? लास्ट क्लास डिस्कशन किए थे। इट इज ए इलास्टिक लाइक प्रॉपर्टी बट नॉट इलास्टिक प्रॉपर्टी। सरफेस टेंशन फोर्स does not depend upon the size of this free surface area. It does not obey Hooke's law. दूर लेने से सरफेस टेंशन फोर्स ज्यादा नहीं होगा, फोर्स तो वही रहेगा। तो फोर्स अगर कांस्टेंट है, आप इसको जबरदस्ती खींच के डी डिस्टेंस ले लिए तो कितना वर्क हुआ? 2TL into T, है कि नहीं? दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन फोर्स। अच्छा, तो आप इसको देखोगे थोड़ा प्यार से तो क्या दिखेगा? देखो तो इट इज T into 2LD। ये जब इसको यहां से खींच के हम यहां तक ले लिए, ये फ्री सरफेस एरिया बना है, ये लेंथ D है, ये L है। व्हाट इज द फ्री सरफेस एरिया हियर? आप कहोगे ये एरिया, दैट एरिया व्हिच इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एयर। एयर के साथ कांटेक्ट में क्या है? LD, और पीछे भी LD। सो टोटल फ्री सरफेस एरिया 2LD। क्या मिला? दिस इज इक्वल टू T इंटू फ्री सरफेस एरिया। यही चीज आपको बताया गया है। क्या बताया गया है? कि either you calculate the work done against surface tension force in making a free surface, or you calculate by multiplying the surface tension and the free surface area. I hope you have understood. समझ में आया सरफेस पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं? नाउ दो पॉइंट देखने के बाद तीसरा पॉइंट में हम कुछ एग्जाम्पल देंगे। कोई भी केस में सरफेस पोटेंशियल एनर्जी पता करना बहुत आसान है ना? कैसे निकालते हैं? जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग फ्री सरफेस एरिया टू सरफेस टेंशन। जैसे हम कहेंगे कि सपोज हियर फाइंड सरफेस potential energy associated in each of following cases. Assume surface tension to be T। आपको हर एक केस में सरफेस पोटेंशियल एनर्जी पता करना है। नंबर 1, a ring of radius R contains a film of, ठीक है, फिल्म ऑफ सरफेस टेंशन T लिखने की क्या जरूरत है? बिट नंबर 2, a drop of a spherical drop of radius R, spherical drop of radius R, an air bubble of radius R, in air, a bubble of radius R inside a water tank, पानी टैंक है, उसके अंदर है बबल। आपको पता करना है व्हाट इज द सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। इतना सिंपल है, बस सरफेस टेंशन का यही वाला टॉपिक जो है बहुत सिंपल है। क्यों? क्या करना होता है? सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई द सरफेस टेंशन with the free surface area। ठीक है, सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। बिट नंबर 1 में सरफेस एरिया, आई मीन फ्री सरफेस एरिया। चलो इसे करते हैं, फ्री सरफेस एरिया, और यहाँ पे एनर्जी। तो दो चीज को लिखते हैं। चलिए देखते हैं पहला केस में।
फ्री सरफेस एरिया क्या है? हाँ, ये एक रिंग है, रिंग में एक फिल्म है कोई परिमाण बताने वाला? व्हाट इज द फ्री सरफेस एरिया हियर? व्हाट इज फ्री सरफेस एरिया? द एरिया व्हिच इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एयर। एंड हाउ मच इज दैट फ्री सरफेस एरिया? बोलिए कितना? यस, 2 पाई आर स्क्वायर। ऊपर पाई आर स्क्वायर, नीचे पाई आर स्क्वायर। तो एनर्जी कितना होगा? और एनर्जी क्या होगा? सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर टी। सो सिंपल है ना? अच्छा ठीक है, बीट नंबर 2 में स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ लिक्विड, स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ लिक्विड, पानी भरा हुआ है, भरा हुआ है। फ्री सरफेस कहाँ है? अंदर तो नहीं है, पानी बाहर है। अच्छा, बाहर वाला स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ऑब्वियसली एनर्जी क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर टी सरफेस टेंशन इनटू फ्री सरफेस एरिया। तीसरा केस में इन एयर बबल ऑफ रेडियस आर इन एयर, हवा में उड़ता हुआ एक बबल, हवा में उड़ता हुआ एक बबल, बबल है भाई, ये बबल है, बबल है तो हवा अंदर भी है बाहर भी है, मतलब अंदर वाला भी फ्री सरफेस है, बाहर वाला भी फ्री सरफेस है। 4 पाई आर स्क्वायर, बबल का थिकनेस नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, तो आप कहोगे कि ये जो बाहर वाला फ्री सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, अंदर वाला भी 4 पाई आर स्क्वायर है। सो बबल इन एयर हो गया, इट इज 8 पाई आर स्क्वायर। याद रखना, लोग क्या याद रखते हैं बताओ? बबल के केस में 8 पाई आर स्क्वायर, नो नो नो, बबल इन एयर, हवा में होगा तो 8 पाई आर स्क्वायर। बबल अगर पानी के अंदर होता, सोचो इस केस में क्या होता? बीट नंबर 4 में ये मिसकंसेप्शन से बाहर रहना, बबल मतलब 8 पाई आर स्क्वायर, ड्रॉप मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, स्कूल में टीचर ऐसे सिखाएंगे। बट व्हेन द बबल इज इनसाइड वाटर, पानी के अंदर कोई बबल है, ये टैंक है, अब इसके अंदर कोई बबल है, तो उसका बाहर वाला फ्री सरफेस तो नहीं रहा ना, और कौन सा फ्री सरफेस रहा? ओनली अंदर वाला, ओनली इनर फ्री सरफेस। तो इस केस में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ये कोई टैंक है, टैंक के अंदर बबल है और रेडियस इसका आर है। इस केस में आपका फ्री सरफेस होगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हवा में होते हुए 2 फ्री सरफेस थे, लेकिन पानी के अंदर तो उसके पास एक फ्री सरफेस है। सो सरफेस पोटेंशियल एनर्जी हियर इज 8 पाई आर स्क्वायर टी, ये 4 पाई आर स्क्वायर टी, ध्यान रखना। सो दिस वे वी कुड सी इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द फ्री सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। A ring of radius r contains a film, contains a thin film of surface tension T, surface tension T, ओके। ये आप लोग किए होंगे, किसी एक रिंग को पानी में डुबाओ, फिर फूंक मारो तो बबल निकलता है ना? दुर्गा पूजा में मिलता है, आप देखे होंगे। तो क्या हुआ? सरफेस टेंशन T, when air was blown through it, blown through it, blown through it, ठीक है। What was found? It was found that 4 bubbles, each of radius r, come out of it, and there is no film, no more any film in the ring. रिंग का फिल्म गायब हो गया और 4 बबुल निकल के बाहर आ गए। क्या हुआ? हुआ यूं, ये था रिंग, आपने इधर से था, ये फिल्म था, इधर से हवा ब्लो की,
फ्लो किए तो क्या हुआ, बबल निकल के आया 4, 1 2 3 4, हर एक का रेडियस आर है, हर एक का रेडियस आर है, और ये फिल्म खत्म हो गया, ये बबल निकल के गए इसमें से। फाइंड चेंज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं बता दूंगा आगे चल के, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन चल रहा है, मैं देख रहा हूँ काफी बुक्स में भी इसके ऊपर मिसकंसेप्शन चलता है, ऑनलाइन वीडियो में 2-3 टीचर तो पूरा सोचते हैं कि बताएंगे आपको, अब जैसे हम अगले न्यूमेरिकल में जाएंगे आपको समझ में आएगा। ओके, वो कभी कभार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द वार्डन इन फ्लोइंग द एयर, क्योंकि हम कुछ वार किए तो बबल निकल के आया, तो बोलते हैं तो यहाँ पर कुछ सरफेस एनर्जी था, अब इनके पास कुछ ज्यादा सरफेस एनर्जी है, डिफरेंशियल एनर्जी द वार्डन। नो 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 नो, ऐसा नहीं है, यहाँ पर खाली सरफेस एनर्जी नहीं है, दूसरी एनर्जी भी है। ये जो एयर को कंप्रेस करके अंदर रखा है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, एक प्रेशर एनर्जी भी है, वो लोग ये प्रेशर एनर्जी को कंसीडर नहीं करते हैं, कॉन्फिडेंटली तो डिफरेंस इन सरफेस एनर्जी को वार्डन बोल देते हैं। हाँ, कुछ लोग तो ये बबल मिलके एक सिंगल बबल हो गया, व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर, और वो प्रेशर एनर्जी को नहीं देखते हैं, खाली सरफेस एनर्जी में जितना चेंज आया दैट विल कॉज इनटू और कन्वर्ट इनटू हीट, ऐसे सोचते हैं और सीना ठोक के बोलते हैं देखो बढ़िया डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कितना आसानी से सॉल्व कर दिया, और बेवकूफ लोग नीचे थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स देते हैं, मैं देखता हूँ सर आप तो गॉडफादर है, मतलब एवरी टीचर हैज हिज ओन स्टूडेंट्स, ठीक है ना। कल मैं देख रहा था, मुझे हंसी आ रहा था कि सीना ठोक के लोग गलत चीज पढ़ाते हैं ऑनलाइन पे और बच्चे नीचे लाइक मारने जा लगे हैं जोर शोर से, बहुत सारा मिसकंसेप्शन से भरा हुआ है, इतना आसान नहीं फिजिक्स हल है क्या, हर कोई पढ़ा देगा इसको, ठीक है चलो ठीक है, हम देखते हैं इसको। फाइंड चेंज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, अब ये तो चेंज ही पूछा है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन SPE1 इनिशियल सरफेस पोटेंशियल एनर्जी कितना है भाई, रिंग था तो 2πr²T, अब ये 2πr² कैसे हुआ समझ में आ गया। फाइनल सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, फाइनली क्या है, 4 बबल है, 4 बबल है, हर एक का रेडियस r है, तो एक 4 इंटू एनर्जी विथ 1, एक के साथ क्या एनर्जी है, अभी देखे हवा में है बबल, 8πr² इंटू T, तो चेंज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 32πr²T माइनस 2πr²T, SPE2 माइनस SPE1 इज इक्वल टू इट इज 30πr²T। दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, ऑनलाइन में काफी लोग पढ़ाते हैं स्मार्ट बोर्ड लगा के, एकदम टच किया तो पानी निकलने लगा, ये लाइट निकलने लगा, कलर बदलने लगा, ठीक है, और वो झलक दिखला जा वाला स्टाइल में गलत सलत पढ़ा के छोड़ देते हैं, और बच्चे जो उन्हीं को देख के फांटस में घुस जाते हैं मर जाते हैं, मरते ही होंगे। टुडे ओनली a boy has contacted, ठीक है, तो ये होगी बात हमारा कि ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम ऐसे निकाल दिए। अब इससे ज्यादा पॉपुलर है ये क्वेश्चन जो कि सारा बुक में मिल जाएगा, ऑलमोस्ट सारा बुक में मिल जाएगा, क्या, ए लिक्विड ड्रॉप, मतलब ये सारा एंट्रांसेस में आ चुका है, इतना बार आ चुका है कि आजकल नहीं आ रहा, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस r was sprayed तो बात कर रहे थे हम लोग क्या, a liquid drop of radius r was sprayed into 1000 small similar droplets. If surface tension is T, find
if surface tension is T, find the surface tension is T, find the change in free surface energy और surface potential energy, जो भी कहो, surface energy। कितना सिंपल है। चेंज इन सरफेस एनर्जी मतलब पहले कितना था बाद में कितना था डिफरेंस। और ये कोई बड़ा ड्रॉप था, इसको स्प्रे कर दी, स्प्रे कर दिए तो बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन गए। बड़ा ड्रॉप का रेडियस r था, ठीक है। टेक सरफेस टेंशन इज इक्वल टू T। तो बड़ा ड्रॉप के पास कुछ सरफेस एरिया था, इसको स्प्रे कर दिए, छोटे ड्रॉपलेट्स बन गए रेडियस r का, लेकिन वॉल्यूम तो वही रहेगा, है ना, वॉल्यूम वही रहेगा। तो हम कहेंगे 4/3 पाई r क्यूब, जो वॉल्यूम इसका था वो इनका वॉल्यूम के बराबर होगा, है ना, वॉल्यूम के बराबर रहेगा। आपको सर वॉल्यूम समान रहेगा, आपको कैसे पता चला? अरे वो सिंपल है। मान लो कि ये 5 ग्राम का था, 5 ग्राम का स्प्रे करने से कितने ग्राम का रहेगा? मास तो वही रहेगा ना, और जो लिक्विड है वही लिक्विड है, मतलब डेंसिटी भी वही रहा, मास और डेंसिटी बराबर रहा, तो वॉल्यूम बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा? वॉल्यूम भी बराबर रहेगा। तो इनके वॉल्यूम क्या हो गया? 1000 ड्रॉपलेट इंटू एक ड्रॉपलेट का 4/3 पाई r क्यूब, है ना। थोड़ा मारपीट करो तो ये 4/3 पाई दोनों तरफ से गया, मिल गया r इज इक्वल टू 10r, r इज इक्वल टू 10r। ये हो गई आपका रेडियस और स्मॉल रेडियस के बीच में कनेक्शन। तो ठीक है, SPE1 बताइए क्या था? ये ड्रॉप था, मतलब अंदर भरा भरा था, बाहर वाला फ्री सरफेस था, कितना था? 4 पाई r स्क्वायर और सरफेस टेंशन T। SPE2 1000 ड्रॉपलेट थे, एक के पास कितना एरिया था? ये भी ड्रॉपलेट है, मतलब भरा भरा सा है, बाहर है 4 पाई r स्क्वायर into T. This is what is the final energy. Now you put small r is equal to capital R by 10. Small r की जगह capital R by 10 डालेंगे तो सोचो तो ये क्या होगा? capital R का स्क्वायर by 100 होगा ना। तो हम कहेंगे it comes out to be 1000 into 4 pi capital R का स्क्वायर by 100 into T। मारपीट करो, कितना आएगा? 40 पाई r स्क्वायर T। हाँ, शुरू में था इतना, स्प्रे करने से हो गया इतना, ठीक है, स्प्रे करने से हो गया इतना। अच्छा, ठीक है। अब क्या निकालना था मुझे? चेंज इन सरफेस। ओ, ये कोई बड़ी चीज थोड़ी, ये तो हर कोई कर लेगा। चेंज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। कितना होगा? फाइनली था 40 पाई r स्क्वायर T, शुरू में 4 पाई r स्क्वायर T हो गया 36 पाई r स्क्वायर T। कितना सिंपल है, एवरी वन ऑफ यू कैन डू इट नाउ, है कि नहीं? ठीक है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। लोग इसको सिर्फ फॉर्मूले की बेसिस पे करते हैं, क्योंकि अंदर की जानकारी होता नहीं है। तो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया तो फिर समझ में नहीं आता है, लगता है कि एक सस्पेंस मूवी। नहीं, थिंग्स आर ट्रांसपेरेंट क्लियर। आपको अगर क्लैरिटी के साथ देखना है तो हर एक पहलू को इसको समझना है, ठीक है। ये ना हो जाए कि मूवी खत्म हुआ और घर में जाके आप मम्मी से पूछ रहे हो, मम्मी वो उसको क्यों मार रहा था। ऐसा नहीं, कोई सस्पेंस नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और लोग सिर्फ फॉर्मूले पे जाओगे। कुछ लोग क्या कहते हैं, हमको क्या लेना है क्लास से कि मेरा स्कूल का काम निपट जाएगा। स्कूल का काम निपटने वालों को ज्यादा कुछ आगे नहीं दिखेगा, मैं बता रहा हूं, आगे अंधेरा है। एक्सेस प्रेशर। चलो पहले हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं समझने की। सपोजिंग हम कहेंगे कि हियर इज ए सिलेंडर, सपोज हियर इज ए सिलेंडर। थोड़ा बेसिक कंसेप्ट बनाते हैं। क्लोज्ड है, चारों तरफ से क्लोज्ड है। अब यहाँ पर बीच में कोई एक रबर का स्क्रीन लगा है, पर्दा लगा है। हियर इज ए स्क्रीन, रबर का स्क्रीन लगा। अब यहाँ पर थ्रू ए पाइप आप हवा भरने लगे
और इधर भी हवा भरने लगे, लेकिन स्क्रीन है, इधर का एयर इधर नहीं जा पाएगा, इधर का एयर इधर नहीं जा पाएगा। हवा भरने लगे दोनों तरफ, फिर रोक दी। अगर पता चला कि इधर का प्रेशर P1 है, इधर का प्रेशर P2 है और P1 इज ग्रेटर देन P2, सपोज इधर ज्यादा हवा भर दी, इधर का प्रेशर से ज्यादा है। आपको ये रबर का स्क्रीन का शेप कैसे दिखेगा, मैं आपको दिखा रहा हूं, बताओ। पोजीशन 1 और पोजीशन 2 और पोजीशन 3। अगर P1 P2 से ज्यादा है, आपको कौन सा पोजीशन दिखेगा? थोड़ा ऊपर देख के कंफ्यूज मत करना, मैं इसे बना लेता हूं। ये हो गया, ये A B C। अगर P1 P2 से ज्यादा है तो बीच का जो पर्दा C, यस, ये जनरल कन्वीनियंस है। इतना समझ में आ जाएगा ना, मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, मेजॉरिटी चीज क्लियर हो जाएगा। अब बोलोगे सर इतना सिंपल चीज से क्लियर हो जाएगा? अब देखो आगे देखो कैसे बनता है। मेजॉरिटी चीज इसमें से क्लियर हो जाएगा। पता चल गया कि प्रेशर P1 इधर ज्यादा है, P2 कम है, तो जो स्ट्रेचेबल सरफेस है दैट इज कनकेव टुवर्ड्स द हाई प्रेशर जोन। बस इतना जो छोटा सा चीज हम लोग अभी डिस्कवर किए, उसी को काम में लगाएंगे। क्या कहेंगे? पॉइंट नंबर 1, व्हेनेवर देयर इज ए प्रेशर difference on two sides of a stretchable screen, in two sides of a screen, ऐसे कहो, the concave surface of screen faces high pressure zone। ये समझ में आया? हाई प्रेशर जोन। अगर हम कहेंगे सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर अगर हम कहेंगे कोई पर्दा लगा हुआ है, ऐसा पर्दा लगा हुआ है, स्क्रीन है, इधर P1 है और P2 है, ये P1 है, तो आप कहोगे पक्का इधर का प्रेशर से ज्यादा है, P2 इज मोर देन P1। ये हो गया स्क्रीन, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो आपको बढ़िया से समझ में आ गया। अब सोचो कोई एक बैलून है, रबर का बैलून है, उसके अंदर एयर है, बाहर भी एयर है, अंदर कुछ प्रेशर है, बाहर कुछ प्रेशर है, and the rubber balloon is behaving as a stretchable screen but it is concave inwards। मतलब बैलून के अंदर प्रेशर ज्यादा है कि बैलून के बाहर प्रेशर ज्यादा है? ऑब्वियसली बैलून के अंदर प्रेशर ज्यादा है, बिकॉज ये कनकेव हुआ है अंदर की तरफ, है कि नहीं? ये कनकेव हुआ है अंदर की तरफ। आप कभी कभार बैलून को, मतलब कोई एक रबर स्क्रीन को ऐसे मुंह में लगा के अगर एयर सक करोगे, मतलब आपके अंदर जो एयर था आप इसको अंदर ले लिए, अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया, अंदर प्रेशर कम हो गया, बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा, उस स्क्रीन को लगा के सक करोगे तो गड्ढा बन के अंदर मुंह में घुस जाता है कि नहीं रबर वाला? बिकॉज यू आर क्रिएटिंग ए प्रेशर डिफरेंस। तो अंदर वाला जो सरफेस अंदर घुस गया, वो क्या कर रहा है? हाई प्रेशर को फेस कर रहा है। छोटे छोटे मजाक हम लोग बचपन में करते थे, टूटे फूटे बैलून के साथ ऐसे बैलून बनाते थे। तो जब भी कोई जैसे मान लो कि आपका स्किन है, ये स्किन इटसेल्फ भी स्ट्रेचेबल है कि नहीं? ये स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेच कर सकते हो, रिजिड तो है नहीं। अब देखो तो किधर को कनकेव है? अंदर की तरफ कनकेव है। अब अंदर का ब्लड प्रेशर ज्यादा है कि एयर प्रेशर ज्यादा है? अरे आप लीक कर दोगे। अभी अगर इसमें हम ये पर्दा में लीक कर देंगे, हवा भागेगा किधर? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। आप अगर इसको अभी लीक कर दोगे, हवा अंदर घुस जाएगा कि खून बाहर आ जाएगा? खून बाहर आ जाएगा। अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है कि नहीं? हम लोग जब काफी समय ट्रेन में मूव करते हैं, सर दर्द करता है। क्यों? क्योंकि जब ट्रेन में मूव करते हैं, ट्रेन इज मूविंग विथ ए वेरी हाई स्पीड। हम लोग तो बर्नौलीज थ्योरम पढ़े नहीं। हाई स्पीड में मूव करने के अंदर का कारण उसके अंदर लो प्रेशर क्रिएट होता है। अब अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, तो स्क्रीन पे ज्यादा स्ट्रेच आने लगता है एंड वी गेट सर दर्द मिल जाता है हमें। जैसे कोई बैलून मान लो इतना बड़ा है, हवा भर दी, इतना बड़ा है, पकड़ के घूम रहे हो, आप इसको लेके किसी एक वैक्यूम चैम्बर में डाल दो,
अब बाहर का प्रेशर था, अंदर का प्रेशर था, ये बैलेंस था, बाहर वाला प्रेशर गायब हो गया, अंदर का प्रेशर के चलते और ज्यादा फूलेगा और फट जाएगा। When you put it into vacuum, अब फट जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर का प्रेशर इसको और बड़ा कर देगा। तब बाहर का प्रेशर उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, मतलब बाहर का प्रेशर कम होने से इसमें ज्यादा स्ट्रेस आने लगा है। Exactly that way, when you are moving in a train, as inside air is moving with very high kinetic energy, with increase in kinetic energy of air, its pressure decreases। तो ट्रेन के अंदर प्रेशर कम हो गया, सर के अंदर तो प्रेशर वही है, तो एक्सपांशन ज्यादा होने की कोशिश किया, एंड यू आर इन सीवियर ट्रबल। ठीक है, वो बात की बात है, मैं गलती से आउट ऑफ ट्रैक चला गया, मैं तुम लोगों को अभी तक बर्नौलीज थ्योरम नहीं पढ़ाया हूं, तो शायद वो कंसेप्ट आपके पास नहीं होगा। तो मैं ये बोल रहा था कि व्हेन देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन, द कॉन्केव सरफेस विल ऑलवेज फेस द हाई प्रेशर जोन। ये हाई प्रेशर जोन को फेस करेगा। ठीक है, ठीक है। तो इफ वी कंसीडर कोई ड्रॉप ऑफ लिक्विड, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक बबल है, हवा में उड़ रहा है, अंदर भी एयर बाहर भी एयर, ठीक है ना। अब ये बबल का जो फ्री सरफेस है वो भी तो स्ट्रेचेबल है, वो भी तो कनकेव है। इसका मतलब P इनसाइड और P आउटसाइड को देखेंगे तो क्या कहेंगे? P इनसाइड इज मोर देन P आउटसाइड। It may be a bubble, it may be a drop of liquid। ये जो आपका फ्री सरफेस है, that behaves as a screen, and the screen is concave inwards। That means inside pressure is more than outside pressure। And what we want to study in this topic is what is the excess pressure। Difference in pressure क्या है? अंदर बाहर से कितना एक्स्ट्रा प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर है, that is what is the article here। समझ में आ गया? चलिए अब बढ़ते हैं। एक्सेस प्रेशर inside a drop of liquid, inside a drop of liquid। कोई लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर क्या है? वो तो सरफेस इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो कहेंगे कि ये कोई एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, हमें मालूम है कि PI अंदर है, बाहर PO है, और प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं? प्रेशर आपको मालूम होगा, इट इज फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया। फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया इज प्रेशर। ठीक है, तो हमें पता करना है PI माइनस PO, मतलब PI माइनस PO निकालना है। ठीक, ये हो गया ड्रॉप ऑफ लिक्विड। ये कोई लिक्विड ड्रॉप है, मतलब अंदर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, PI PO से ज्यादा है, कितना ज्यादा है पता करना है। What I do, I consider half part of this। आधा पार्ट को देख रहा हूं, हाफ हेमिस्फेरिकल पार्ट को देख रहा हूं, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम करूंगा अभी। इसका फ्री बॉडी डायग्राम अभी मैं करूंगा। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ हाफ पार्ट ऑफ ड्रॉप। F1 पहला फोर्स है, द डिफरेंट फोर्सेस इन फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम आर एज बिलो। एक एक करके देखता हूं, इसके ऊपर अभी क्या क्या फोर्स आ रहा है। वी वांट टू शो ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। क्या बताओ तो? एक तो बाहर वाला प्रेशर के चलते फोर्स आ रहा है, अंदर वाला प्रेशर के चलते फोर्स आ रहा है, और ये जो पार्ट है ये दूसरे पास के साथ कनेक्टेड था, तो उनके बीच में सरफेस टेंशन फोर्स भी तो होगा, है ना। चलिए ठीक है, अब चलो मानते हैं कि ये जो ड्रॉप की बात कर रहे हैं इसका रेडियस R है, रेडियस इसका R है। ठीक है, पहला F1 फोर्स ड्यू टू PI इनसाइड प्रेशर। ये जो पार्ट को हम निकाल लिए हैं इससे, ये इसके साथ जुड़ा हुआ था, अंदर कुछ प्रेशर था, तो यहाँ पर इसके ऊपर धक्का दे रहा होगा, इस एरिया पे फोर्स डाल रहा होगा, कितना? इक्वल टू PI इंटू दिस एरिया। अरे अगर ये रेडियस R है, स्फीयर का रेडियस R है, तो आप कहोगे ये एरिया कितना है? एरिया इज पाई R स्क्वायर, बिकॉज यू हैव कंसीडर्ड हाफ पार्ट।
हेमिस्फेरिकल मतलब दिस पार्ट इज स्फेरिकल सॉरी सर्कुलर एरिया PI इंटू पाई आर स्क्वायर। ओहो, अंदर से ये फोर्स आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। एक फोर्स आ रहा है F1 जिसको हम कहेंगे फोर्स ड्यू टू इनसाइड प्रेशर PI। F2 फोर्स ड्यू टू आउटसाइड प्रेशर। आउटसाइड प्रेशर कितना है PO। कहां पर फोर्स दे रहा है, ऐसे 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 हर तरफ से दे रहा है। लेकिन सोचो तो ऐसा कोई फोर्स दे रहा है, कोई ऐसा फोर्स दे रहा है, ये दोनों फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि हमें तो नेट फोर्स निकालना है ना, नेट फोर्स ऑन आउटर सरफेस। प्रेशर के चलते यहाँ पर कोई फोर्स आ रहा है, यहाँ पर कोई फोर्स आ रहा है, इस फोर्स का एक ऐसा कंपोनेंट है, इस फोर्स का एक ऐसा कंपोनेंट है। जब दोनों को जोड़ेंगे ये कैंसिल हो जाएंगे, दोनों का यही कंपोनेंट जुड़ जाएगा। सिमिलरली सारा जो फोर्स इसके ऊपर आने वाले हैं, ये सारे का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, वो किस डायरेक्शन में आएगा, इट विल बी कमिंग लाइक दिस, यू कॉल इट F2, क्योंकि सारे का वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। कितना आएगा, इट इज प्रेशर इनटू नॉर्मल एरिया। इस डायरेक्शन को नॉर्मल होके क्या एरिया है, ये कोई एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, मान लो यहाँ से लाइट आ रहा है, ठीक है, और इसका रेडियस R है, यहाँ पर एक स्क्रीन रखा है, बताओ कितना बड़ा शेडो आएगा, शेडो इज पाई आर स्क्वायर, दैट मींस दिस एरिया इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इसीलिए तो इतना बड़ा शेडो है। तो प्रेशर से फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू नॉर्मल एरिया। तो व्हाट इज द नॉर्मल एरिया, आपको वही ये नहीं देखना है, हाँ ये देख लिए, देख के रिड्यूस करोगे तो आएगा PO इंटू पाई आर स्क्वायर। फोर्स ड्यू टू आउटसाइड प्रेशर कितना होगा, PO इंटू पाई आर स्क्वायर। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वक्त लेके सोचो, बढ़िया से सोचो तो समझ में आएगा। और मेरे ख्याल से आप लोग क्लास 8 या 9 में प्रेशर के बारे में पढ़े, ठीक है। तो और हमारे यहाँ जो हम लोग फाउंडेशन कोर्स में तो पूरा जेई के पढ़ाते हैं। अभी आप लोग फ्रिक्शन का टेस्ट दिए, सेम क्वेश्चन वाज कंडक्टेड इन आवर क्लास 9 कोर्स, सेम बच्चे सेम टेस्ट, एंड यू नो द हाईएस्ट मार्क इज 96, सेम क्वेश्चन देयर इन क्लास 9 नाउ। तो यहाँ पर जो फाउंडेशन कोर्स करते हैं बड़े फायदे में रहते हैं, पूरा जो करते हैं। अभी आप लोग क्लास 11 में होके भी 96 रखना मुश्किल है, देयर इन क्लास 9। और प्रेशर में तो क्या क्या चीजें लोग पढ़नी है वो भी क्लास 8 में। खैर, तो आपकी मामला नहीं। F1 and F2 आर द फोर्सेस ड्यू टू इनसाइड प्रेशर एंड आउटसाइड प्रेशर, ठीक है। नाउ व्हाट इज द थर्ड प्रेशर, थर्ड फोर्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग फोर्स है। ये जो सरफेस, ये जो लेंथ है फ्री सरफेस, दूसरा वाला फ्री सरफेस के साथ कांटेक्ट में था, तो ये खींच रहा होगा हर जगह। Every free surface pulls every length to one side by a force F is equal to TL। ये लेंथ कितना है, what is this length, कितना है, that length is 2 pi r। yes yes yes, F3 is surface tension force, कितना है, T into 2 pi r। हर एक फ्री सरफेस खींचेगा। हाउ मेनी फ्री सरफेसेस आर देयर, अरे अंदर पानी भरा हुआ है, ड्रॉप है, इसे ड्रॉप। बबल होता तो बस यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, अगर ये एयर बबल होता तो 2 फ्री सरफेस होते, और ये फोर्स क्या होता, दिस इंटू 2 होता। अब ये ड्रॉप है तो हो गया T इंटू 2 पाई r। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अभी इक्विलिब्रियम में है, ये तीनों फोर्स के चलते सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो आप क्या कहोगे, सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0, मतलब F1 इज इक्वल टू F2 प्लस ये फोर्स कौन सा था, ये F3, F2 प्लस F3 इज इक्वल टू F1। तो इसमें से आपको PI का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये बबल के ऊपर हमें 3 चीजें क्लियरली दिखने लगे। क्या है वो 3 चीजें, वो थोड़ा जंबल हो गया था,
अंदर वाला प्रेशर के चलते F1, बाहर वाला प्रेशर के चलते F2 और सरफेस टेंशन के चलते F3। एट इक्विलिब्रियम सिग्मा Fx is equal to 0 gives you F2 F1 is equal to F2 plus F3। F1 का वैल्यू हम जानते हैं, it was pi into pi r square। F2 is equal to PO into pi r square। F3 is equal to T into 2 pi r, है ना। तो सिंप्लीफाई करिए, हमें तो चाहिए था PI माइनस PO, पाई आर स्क्वायर डिवाइड कर लो, मिलेगा 2T by R। The excess pressure, inside pressure is more than outside pressure by what amount? 2T by R। ये देखने वाली चीज है, इसमें समझ में आ गया कितना सिंपल है। ये बड़ा पॉपुलर फॉर्मूला है, लोग ये डेरिवेशन को नहीं समझते हैं तो काफी जगह ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एनीवे हियर आई वुड लाइक टू, अब देखेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे वो कंफ्यूजन किस किस्म का है। अभी तो हम देख लिए कि प्रेशर इनसाइड इज मोर देन प्रेशर आउटसाइड बाय व्हाट अमाउंट? 2T by R। अब ये सारा बोर्ड को थोड़ा ध्यान से देखिए और मैं कुछ बदलाव लाना चाहता हूं, बहुत सी कम मेहनत करके। हम कहेंगे कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए बबल, अगर ये बबल होता तो क्या होता? बबल इन एयर। अगर हवा में होता तो एक्सेस प्रेशर पता करना है। अभी बात वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। अब अंदर भरा नहीं है, अंदर भी एयर है, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं लगना चाहिए, वो सारा कैलकुलेशन वही जाएगा। सरफेस टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा? अंदर वाला फोर्स भी खींचेगा, बाहर वाला फोर्स भी, अंदर वाला फ्री सरफेस भी खींचेगा, बाहर वाला फ्री सरफेस भी खींचेगा। सो दैट इनटू 2। ये 2 क्यों हुआ? बिकॉज देयर आर 2 फ्री सरफेसेस, बिकॉज देयर आर 2 फ्री सरफेसेस, 2 फ्री सरफेस है इसलिए 2 आ गया। सारा कैलकुलेशन फिर से वही रिपीट कर देते हैं। 2 into दिस सिंप्लीफाई करो तो मिलेगा 4T by R। तो आपको दूसरा चीज यहां पर मिल गया, है ना। थोड़ा ये पहले वाले का हम फोटो भेज देते हैं, फिर इसको करेक्शन कर देंगे। 1 मिनट। क्या मिल गया? एक्सेस प्रेशर इन केस ऑफ ए बबल इन एयर इज 4T by R। बस झटपट में आपको एक फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है। आपको ये चीज याद रखना है, नोट फॉर स्फेरिकल बबल्स, ध्यान रखना है। सिलिंड्रिकल बबल भी होता है। फॉर स्फेरिकल बबल, फॉर ए स्फेरिकल बबल एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू N इंटू 2T by R। याद रखना N क्या है? नंबर ऑफ फ्री सरफेस, नंबर ऑफ फ्री सरफेस। मतलब अगर कोई ड्रॉप ऑफ लिक्विड है वो 1 होगा, आंसर क्या होगा? 2T by R। कोई बबल इन एयर है 2 होगा, क्या होगा? 4T by R। कोई बबल पानी के अंदर है, ये बबल इज सिटिंग इनसाइड वाटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N? हाउ मेनी फ्री सरफेसेस? ओनली 1, क्योंकि बाहर तो पानी भरा हुआ है, अंदर का सरफेस एयर के साथ कांटेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? 2T by R। सिर्फ बबल देख के 4T by R मत कर देना, देख लेना कि बबल हवा में उड़ रहा है कि पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर है। तो दिस यू रिमेंबर, ये हो गया N इंटू 2T by R जनरलाइज्ड फॉर्मूला। स्फेरिकल सरफेस में आपको बुक में है, आपकी सिलेबस में स्फेरिकल सरफेसेस ड्रॉपलेट्स के बारे में काम है, जबकि सिलिंड्रिकल सरफेस भी बनते हैं, सिलिंड्रिकल सरफेस भी बनते हैं। और आप देखोगे सिलिंड्रिकल सरफेस के चलते भी काफी कुछ वेराइटी के न्यूमेरिकल आते हैं जो कि फंडामेंटल से डिराइव करने से बन जाता है, इसलिए उसको जेई में, जेई मेन में, जेई एडवांस में डालते हैं। कभी ये एक्सपेरिमेंट किए हो? 2 ग्लास प्लेट ले लो, टेक 2 ग्लास प्लेट्स, एक ड्रॉप पानी ले लो, थोड़ा रगड़ दो, देखो बहुत जोर से वो चिपक गए एक दूसरे के साथ, खींच के सेपरेट करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। क्या पानी में इतना स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स है कि चिपक गए? नहीं। होता क्या है, जब ये दोनों के बीच में आप एक थोड़ा सा पानी लेके इसे प्रेस कर देते हैं तो क्या होता है, आप नोटिस करोगे उसमें एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है हम बताते हैं आपको।
वो जो प्रेशर डिफरेंस होता है कैसे होता है, आई ट्राई टू शो यू हियर। ठीक है, इसका आप थोड़ा फोटो भेज देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बचपन में आप लोग किए होंगे, कितना स्ट्रॉन्ग प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। ओ बन गया फोटो। अच्छा, तो इसमें आप 2 ग्लास प्लेट ले लेते हो, यू टेक 2 ग्लास प्लेट। ये एक्सपेरिमेंट सबके पास नॉलेज में है कि नहीं? अगर आप कहेंगे कि ग्लास प्लेट है, दूसरा ग्लास प्लेट है, थोड़ा सा पानी दे दिए, प्रेस कर दिए, वाटर का शेप कैसे होगा? यू नो द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज लेस देन 90, शेप बिकम्स लाइक दिस। हो गया। अब ये फ्री सरफेस क्या है? इट इज ए फ्री सरफेस व्हिच इज कॉन्केव आउटवर्ड्स। मतलब जैसे 2 ग्लास प्लेट को प्रेस कर देंगे, यहाँ का प्रेशर से ज्यादा है, P1 इज ग्रेटर देन P2, है ना। अब ये वाले जोन के बारे में सोचो, ये वाला जोन में अंदर से फोर्स आ रहा है P2 इनटू एरिया, बाहर से फोर्स आ रहा है P1 इनटू एरिया, क्योंकि यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का बराबर है, एवरीथिंग इज एयर प्रेशर। तो दोनों ग्लास प्लेट के ऊपर अंदर से फोर्स आ रहा है P2 है और बाहर से P1 है एंड P1 इज इन फैक्ट मच ग्रेटर देन P2। तो क्या होगा? दोनों ग्लास प्लेट एक दूसरे के साथ चिपकते हुए रह जाते हैं। समझ में आ रहा? क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द स्क्रीन प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। समझ में आ रहा? तो आपको ये समझ में आया होगा कि 2 ग्लास प्लेट बीच में थोड़ा सा पानी लेके अगर रगड़ देने से कैसे चिपक जाता है। अब अगर चिपक गया है, कैसे निकालना है? थोड़ा सा इसको गर्म कर दो, थोड़ा सा गर्म कर दोगे तो क्या होता है? सरफेस टेंशन टेम्परेचर बढ़ने से घट जाता है। घट गया तो प्रेशर डिफरेंस घट गया, तो फिर आराम से देखोगे खुल गया है, एक दूसरे के ऊपर आराम से स्लाइड कर रहे हैं। होप यू अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ सरफेस टेंशन। अब एक्सेस प्रेशर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे अगले क्लास। ओके।